फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट के घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। इसमें हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब वन कार्बन भागीदारी सुविधा। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा जो है कौन स्टार्ट किया है? विश्व बैंक ने स्टार्ट किया, जिसमें सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जन सभी की वैश्विक भागीदारी होती है। इसका सृजन जो है वन उन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है कि वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण को कम करने के लिए इसका सृजन किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालय, व्यक्तियों एवं संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। आगे देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने $120 मिलियन, अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि इसमें इतने लोग फंड करेंगे और कौन कितना करेगा, इसकी बात की गई है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र यह कोष जो है स्थलीय से क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को कम करने के लिए बढ़ावा देता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पूरक प्रोटोकॉल है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता के अभिसमय से संबंधित है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न सभी खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है, और ये क्या करता है? जैव विविधता की रक्षा के लिए इसको बनाया गया है। इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया था। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल को कब अंगीकृत किया गया? 29 जनवरी 2000 को, तथा यह 11 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया है। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया था। यह भी सीबीडी का एक पूरक है। तो सीबीडी के तहत यानी जैव विविधता अभिसमय के तहत 2 योजनाएं चल रही हैं आपकी, जिसमें है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। यह एक आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों को समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। तो नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सीबीडी के तहत ही इसमें यह कहा गया है कि जो आनुवंशिक संसाधन जेनेटिक रिसोर्स को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों को समुचित व निष्पक्ष बंटवारों से संबंधित है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी। शुरुआत में 4 देशों ने प्रारंभ में यह संधि और 38 देशों ने 8 क्षेत्रों में और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके तहत क्या है कि विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो अपना जलवायु परिवर्तन को कम कर सकें। GCCA का ओवरऑल उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना, जिसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है
विकासशील देशों के पास क्या है, विकासशील देशों के पास जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता नहीं है, तो ये क्या करेगा, वित्त और आपका तकनीक प्रोवाइड कराएगा जिससे ये लोग लड़ सकते हैं जलवायु परिवर्तन से। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम एमसीक्यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, निम्न से संबंधित है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैसों के निकास से संबंधित है, निकास को कम करना है, जबकि ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, आर्द्र भूमि संरक्षण। तो इसका भी हमने पढ़ा है, आंसर हो जाएगा भी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, 1 और 3 जो है सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव जो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल जो है परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव क्या होता है? 1 होता है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान जो है वैश्विक तापन विभव 72 पाया जाता है। कितना? 72। तो तापन विभव किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मीथेन का ज़्यादा है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से नहीं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया और ये लागू कब हुआ? 2005 से लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर है 5, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में, न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योटो जापान में 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है? यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, मतलब ABC तीनों ही कथन सत्य हैं, जबकि डी आपका सत्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का साधन है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट प्लस वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर है 8, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया था कि यह बाध्यकारी समझौता होगा। क्वेश्चन नंबर है 9, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, स्वच्छ विकास युक्ति, उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। तो इसका आंसर है आपका सी, स्वच्छ विकास युक्ति या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन जमाव या कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न या एनेक्स 1 देशों से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों के क्रियान्वित की जाती है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है, विकासशील एवं विकसित दोनों देशों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 11। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ये कथन सही है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है हमारा कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति है। इसमें वेटिंग या बेंचमार्किंग जैसे मापों की मूल्य आधारित व्याख्या शामिल है। तो कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन, वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका आंसर है ए। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन को, जो कार्बन का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन को ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सीवीड, प्लैंकटन, मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। ध्यातव्य है कि इन तटवर्ती परितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी अधिक होती है। तो ब्लू कार्बन हम किसे कहते हैं? महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा जो कार्बन का अवशोषण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 13। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एनेक्स 1 देश, इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। एनेक्स 1 देश जो है कार्टेजेना से संबंधित है। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां क्या नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्या क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। केवल तीसरा ही आपका सही सुमेलित है कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। धारा 12 से, क्योटो प्रोटोकॉल की धारा जो 12 है उससे संबंधित क्या है? स्वच्छ विकास क्रियाविधि। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का एक पूरक प्रोटोकॉल है। मतलब जैव विविधता से कौन संबंधित है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है।
नगोया प्रोटोकॉल जो है आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था। ये 2003 से लागू हो गया है। भारत ने इसकी पुष्टि जो है 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। क्वेश्चन नंबर है 15, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पृथक्करण, कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन अवशोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन फुटप्रिंट। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन है आपका 16, कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही नहीं है और सभी ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत या तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। तो इसका आंसर है आपका ए। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का शुरू किया गया था। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है। एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विश्व बैंक जो है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप की प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। वह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस या REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3 सही है जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। इसका आंसर है आपका सी,
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? तो विश्व बैंक का, जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन जो है वन उन्मूलन, वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। यह सुविधा जो है विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ 20, देखते हैं इसको। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। यह शुरुआत 4 देशों में प्रारंभ की थी। 4 देशों में 38 देशों ने मिलकर प्रारंभ की थी। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण एवं तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल करता है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है, जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। इसका आंसर है आपका डी, न्यूजीलैंड ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कर या पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश जो है कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? न्यूजीलैंड ने प्रस्ताव रखा था कार्बन टैक्स लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका आंसर है आपका सी, सिंगापुर ने की थी। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रति वर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। क्वेश्चन नंबर है 23। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। यह अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य
संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।